नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट, जो हम देख रहे हैं मूल अधिकार का 6 पार्ट। इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप देखें, ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को 6 चैप्टर कर चुके हैं सिटीजनशिप तक, और उसके अलावा हम लोगों ने 10th वाला चैप्टर भी कवर कर लिया है, यानी कि संविधान का संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक फीचर जो है वो सब चीजें हम देख चुके हैं फंडामेंटल राइट का। इसमें 16 वाला आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 16 में ये चीज बताई गई है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं स्टेट के अंडर, यानी कि राज्य के अंदर जितने भी जो ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, उसमें राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो, अगर देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता रहेगी, यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें राज्य किसी के साथ, किसी भी सिटीजन यानी कि नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। कुल मिला के ये बात है। अब इसमें देखिए एग्जैक्टली जो चीज क्या क्या लिखी हुई है। 16 में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफिस जो कि राज्य के अंडर में है, मतलब गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि पब्लिक फंड से चलता है, उसमें राज्य को जैसे जब भी रिक्रूटमेंट करना होगा तो सभी के पास समान अवसर होने चाहिए, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के। इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, यानी कि नियोजन और नियुक्ति अगर राज्य के किसी भी ऑफिस में करनी है तो उसमें इक्वालिटी रहनी चाहिए, समता रहनी चाहिए। कोई भी भेदभाव या विभेद नहीं हो सकता है। किसके किसके बेसिस पे? RRCSP हम लोग ने देखा था। देखिए 15 में देखा था RRCSP, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे दो चीजें और जुड़ जाएंगी। RRCSPD कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि डिसेंट यानी कि वंशज के आधार पर भी राज्य यानी कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये एग्जैक्टली समझ में आया ये बात कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि कोई भी स्टेट का ऑफिस है, कोई भी पब्लिक ऑफिस है, उसमें राज्य सभी को समान अवसर देगा, सभी के साथ समता रहेगी। किसी भी, ये जो 6 हैं 7 है, ये इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी यहाँ पे है, और प्लस डिसेंट भी, यानी कि वंश के आधार पर। तो ये हो गया मेन इस आर्टिकल में जो बताया गया है। अब देखिए इसमें 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए किसी अगर विशेष रोजगार के लिए कोई निवास की शर्त, मतलब कि रेजिडेंस की शर्त रखना चाहे राज्य, तो वो रख सकता है। लेकिन उसमें एक 1974 का एक्ट था, वो तो खत्म हो गया है। तो इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़ के रेसिडेंस यानी कि निवास की शर्त विशेष रोजगार के लिए कोई और स्टेट में नहीं रखी जा सकती है। प्रेजेंट कंडीशन ये है। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग है कि वो बैकवर्ड है वो किसी तरह से, और उनके पास समान अवसर नहीं है। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि ये वाले जो लोग हैं, ये वाले ग्रुप के लोगों को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो उनको रिजर्वेशन दे सकता है राज्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दो चीजें हो गई। और तीसरी बात ये कि मान लीजिए कोई रिलीजियस ऑफिस है ऐसा, तो वहां पे अगर कोई ऐसा एक्ट बनता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही वहां पे अपॉइंट किया जा सकता है, तो वहां पे ये चीज वैलिड होगी। मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए, खुद ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई मुस्लिम में अगर कहीं कोई उनका जो भी उनका ग्रुप होगा, तो उसमें किसी हिंदू को थोड़ी ना अपॉइंट करेंगे, मस्जिद की कोई कमेटी होगी तो। वैसे ही अगर हिंदू में अगर मान लीजिए कोई मंदिर में महंत है या फिर कोई है, तो वहाँ पे अगर ये वाले राइट सभी के लिए हो जाएंगे, तो मुस्लिम से फिर बाकी लोग भी क्लेम कर सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें, तो राइट्स हो सकते हैं, दंगे दंगे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि वैसे भी इंडिया में ये जरा जरा सी बातों पे तो दंगे हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन लिखा गया है। ठीक है, तो मतलब 16 का आर्टिकल का मतलब क्या है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है जो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के फंड से चल रहा है, पब्लिक फंड से चल रहा है, वहां पे सभी लोगों के पास समान अवसर होंगे, सभी लोगों को सेम वो अवसर मिलेगा कि वो लोग अगर जो भी उनकी प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट की, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। RRCSPD और प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन 3 एक्सेप्शन दिए कि कोई अगर राज्य को ऐसा लगता है कोई ऐसी कम्युनिटी है, सोशली इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग है वो, उन लोगों को राज्य को ऐसा लगता है कि उनके पास समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दे सकती है। ये SC ST के अलावा है। ठीक है, ये SC ST वाला तो हो ही है ही, उसके अलावा अगर कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा लगता है। दूसरी चीज, धार्मिक यानी कि रिलीजियस जो भी डोमिनेशंस होंगे, जो भी ऑफिसेज होंगे, वहां पे उसी पर्टिकुलर धर्म के लोग हो सकते हैं, ये भी एक्सेप्शन है। और तीसरी चीज ये कि विशेष कोई रोजगार अगर क्रिएट किया जाए तो उसके लिए भी वहां के रेसिडेंस की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। तो ये वाली बात हो गई। ये तो आर्टिकल 16 में डिफाइंड है। एक चीज और समझिए,
आर्टिकल 340 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को ये लगता है अगर कि कोई ऐसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है जो कि ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं पा रही, जिसके पास बराबरी के अवसर नहीं, या फिर उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ऐसे आयोग को गठित कर सकता है कि उनके लिए पूरा एनालिसिस की जाए, कि उनको देखा जाए कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन में क्या क्या सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो ये सब आर्टिकल 340 में लिखा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मंडल आयोग अगर आप देखें 1979 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी उसने सबसे पहले ये नहीं देखिए उससे पहले भी एक देखिए बैकवर्ड कास्ट जो कमीशन है, अगर आप देखें पिछड़ा वर्ग जो कमीशन है, पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, एक बार और गठित किया जा चुका था 1960s में, काका कालेलकर कमीशन उसका नाम था। और सेकंड वाला ये किया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए एससी एसटी का रिजर्वेशन तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से मिला है सबको, लेकिन और भी जो पिछड़ा वर्ग की लोग हैं और भी जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं वो भी ऐसी डिमांड कर रही थी कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनका भी विकास नहीं हुआ है तो उनको भी किसी तरह रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो वो वाली जो मांग है वो मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई उसमें और ज़्यादा बढ़ने लगी, तो इन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग स्थापित कर दिया, मतलब बना दिया। ठीक है, उसका काम ये था कि पूरे इंडिया में ये एनालिसिस करना कि एससी एसटी के अलावा ऐसी कौन कौन सी पिछड़ा वर्ग हैं जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं और उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। तो ये जो किया गया ये मंडल के में किया गया था। ये मंडल एक वो एमपी थे, सांसद थे ये, ठीक है, उनका उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। उन्होंने उस आयोग ने रिपोर्ट दी 1980 में रिपोर्ट दी गई। उसके 10 साल बाद देखिए 1980 में जो रिपोर्ट दी गई उसमें क्या बताया गया कि 3743 ऐसी कम्युनिटी हैं इंडिया में, ऐसे पिछड़े वर्ग लोग हैं और वो करीबन इंडिया की आबादी का 52% एक्वायर करते हैं। मतलब जितनी भी इंडिया की आबादी है उसमें से 52% ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी नहीं है लेकिन फिर भी वो पिछड़े हुए हैं, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ऐसे 3743 कम्युनिटी हैं, ऐसे 3743 ग्रुप हैं, तो इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। 1980 में ये रिकमेंडेशन आई थी, 27% का इनको रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी को, ये है वाली। फिर उसके बाद देखिए ये लागू किसने किया, ये वाला क्वेश्चन जीके में आ सकता है, प्री में पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में, कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू किस सरकार ने किया था। वीपी सिंह ने किया था 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के बाद लागू हुआ। 1980 में रिपोर्ट आ गई और ये 1 साल पहले कमीशन की गठित किया गया था। उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसमें 2 चेंज किए थे। जो ये 27% वाला ये था उसमें 2 ये चेंज किए उन्होंने। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बोला कि जो ये ओबीसी वाला लागू कर रहे हैं आप, पहली बात तो ये कि इसमें ओबीसी में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए जो लोग गरीब हो, सभी को नहीं। जो इस पिछड़े वर्ग के भी हैं लेकिन वो अगर अमीर हैं वो, तो उनको इसमें प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बात कही। और दूसरी चीज़ ये इन्होंने बोला कि जैसे ये एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है पिछड़ा वर्ग के, वैसे ही जो हायर कास्ट में जो इकोनॉमिकली बेसिस पे अगर आप देखें आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन फिर ये मंडल केस हुआ 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 प्रोविजन थे, पहला वाला तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है जो ओबीसी का 27% है वो तो हम गरीबों को देंगे ओबीसी के, लेकिन दूसरा वाला जो है कि जनरल और हायर कास्ट को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे 10%, ये जो हायर कास्ट वाला है। देखिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में ये बोला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, टोटल मिला के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इंडिया में मतलब कुल मिला के एक बार ये जो चीज़ आई थी कि 10% अगर इकोनॉमिक बेसिस पे मिल जाता जो जनरल के लोग गरीब होते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम नहीं ऐसी रोड़ा अड़ाती तो ये आज जनरल जितने गरीब लोग हैं, जैसे कई बार डिमांड उठती रहती है ये, और मेरा भी मानना ये कि जो आरक्षण ये है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, या फिर कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जैसे ओबीसी में वो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है ये कि जो गरीब हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का मिला है बेनिफिट। तो एससी एसटी में भी वैसा ही कुछ क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो उसका रिव्यू करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो ये बात समझनी पड़ेगी कि कब ऐसा ये मतलब चलेगा कैसे। अब जैसे देखिए तमिलनाडु में क्या है कि तमिलनाडु सिर्फ इकलौता ईस्ट इंडिया का स्टेट है, 50% से ज़्यादा वहाँ रिजर्वेशन है, मतलब 69% है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई। तो देखिए मंडल केस में, चलो ये सब आरक्षण वाली बातों पे नहीं मैं बोलूँगा, नहीं तो फिर लोग बद्दे बद्दे कमेंट करने लगेंगे।
और फिर ये सब चीज़ें फिर वैसे पढ़ाई वाली चीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो देखिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के खारिज कर दिया। ये उनका तर्क ऐसा कुछ नहीं मुझे समझ में आया, मैंने बहुत देर तक ढूंढा इसमें कि अगर ये इसको वैलिड कर सकते थे कि प्रेफरेंस देंगे गरीबों को, तो जनरल के 10% को क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जा सकता था? और ऐसा 50% वाला रूल क्यों है ऐसा? मतलब जब इतना रिजर्वेशन है, 27% उधर है, 16% उधर है, 8% इधर है, 10% और हो जाता तो ऐसा क्या हो जाता? वैसे भी 50% है तो 60% हो जाती। जो कम से कम जनरल के लोग हैं गरीब, उनको भी कुछ कुछ मिलता। तो 1992 में मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया 27% वाला। उन्होंने लेकिन बोला कि ये जो है क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जैसे जो हायर डिग्नेटरीज हैं, अगर उनके बच्चे हैं, जैसे कोई प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस आयोग है, इन सब के जो बच्चे हैं, इन लोगों को अगर ये लोग ओबीसी हैं तो इनको नहीं मिलेगा, तो ये लोग क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर। अब वैसे अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ थी कि क्रीमी लेयर एक आय वाला भी उसमें जरिया होता है कि जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, मतलब 8 लाख तक ये मानते हैं कि गरीब है, लेकिन जनरल का नहीं ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। इसका खैर कोई ऐसा लॉजिक तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कोई बोल भी नहीं सकता है फालतू में, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा कि नहीं आप 50% से ज़्यादा ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो क्रीमी लेयर वाला किया, बोला कि नो रिजर्वेशन, लेकिन इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, लेकिन उसको भी बाद में 77th अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और SC ST का प्रमोशन वैलिड कर दिया गवर्नमेंट ने। और फिर एक 85th अमेंडमेंट भी किया, उसमें भी जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होती है उसको भी वैलिड कर दिया, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि 1995 से। ठीक है, उसके बाद फिर एक इन्होंने ये बोला कि देखिए 50% रूल रहेगा। ये 50% रूल 1963 में ही आ चुका था वो। इन्होंने बोला एक और चीज़ कि कैरी फॉरवर्ड रूल रहेगा। मान लीजिए कि एक बार अगर वैकेंसी नहीं आ पाई तो दूसरी बार आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके भर सकते हो। मान लो इस बार 100 वैकेंसी थी, उसमें से ठीक है कुछ SC की खाली रहेगी, कुछ ST की खाली रहेगी, तो आप उसको अगली बार भर सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला क्या था कि इसमें भी 50% वाला रूल रहेगा, उसको भी हालांकि नलीफाई कर दिया गया। 76 अमेंडमेंट जो 1994 में हुआ था उसमें उसको नलीफाई कर दिया गया, क्योंकि तमिलनाडु सिर्फ ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे 69% रिजर्वेशन है, और उसको ये जो लॉ है तमिलनाडु वाले रिजर्वेशन दिए है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था ताकि उस पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। हालांकि उस पर जुडिशियल रिव्यू अब हो सकता है, क्योंकि केशव नंदा भारती केस के बाद किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हुआ है तो उस पर जब जो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें कही, और प्लस बोला कि एक OBC के लिए परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो आप। अब देखिए उसके बाद सरकार ने क्या क्या किया, रामचंद्र कमेटी बना दी, उसने क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। टाइम टू टाइम इनकम क्राइटेरिया उसमें चेंज करते जाते हैं, जैसे अभी 8 लाख हो गया है ये। NCBC आयोग बनाया गया था, स्टेटूटरी बॉडी थी ये 1993, यानी कि एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और अभी तो NSEBC की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब इसको बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे जो OBC वाला है, और प्लस उसमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। हालांकि जनरल तो मेरे हिसाब से उसमें भी नहीं जाएंगे। और प्लस ये ऐसी मतलब इस समय प्रेजेंट पोजीशन ये है कि रिजर्वेशन भी है, SC ST का प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। ठीक है, और ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई SC ST ऐसा है कि उसने अगर परफॉर्म नहीं किया और उसने कुल मिला के अगर कोई इफ़िशियंसी नहीं दिखाई, फिर भी अगर वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो गया तो उसको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। काम से मतलब नहीं है, चाहे वो काम करे या ना करे। तो ये वाली बात है यहाँ पे। और प्लस इसमें इस समय ये है कि तमिलनाडु के अलावा और कहीं भी 50% से ज़्यादा नहीं है। तो ये कुल मिला के आर्टिकल 16 वाली बात है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग छोटा सा देखेंगे आर्टिकल 17 और 18। फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पढ़नी भी पड़ती हैं। एक आर्टिकल 16 की एक बात चली, तो जम्मू कश्मीर में ये लागू होगा कि नहीं, ये वाली बात मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। फिर फाइनली ये पता चला कि फंडामेंटल राइट जितने भी हैं ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। सिर्फ जो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती हैं। एक बात और कि जैसे हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं 6 हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको 7 फंडामेंटल राइट हैं। उनको संपत्ति का अधिकार भी है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी भी है। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसे कमेंट मत करिएगा कि नहीं आपको पता नहीं है कि सोशली और सोशली कि मतलब आपको रिजर्वेशन का आधार ही नहीं पता है। मुझे बिल्कुल पता है ये सब चीज़ें, बहुत सारी मैंने डिस्कशन देखे हुए हैं इस पर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आधार उस टाइम जो भी रहा हो, लेकिन उसमें ये भी बात बोली गई थी कि इसकी समीक्षा भी की जाएगी टाइम टू टाइम, और इसीलिए हर 10 सालों में
ये जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है उसको ये लोग बढ़ाते जाते हैं। कभी भी ऐसा कोई बात नहीं करता है कि अब एक बार कम से कम ये समीक्षा कर ली जाए कि रिजर्वेशन से, या फिर कोई ऐसा आयोग ही बना दिया जाए कम से कम कि उसमें ये चीज़ पूरा ये लोग एनालाइज करें, पूरा रिसर्च करें कि जो रिजर्वेशन से उसका फ़ायदा क्या सही बात एससी एसटी गरीब लोगों को मिला है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि एससी एसटी जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, वहाँ पे कम से कम क्रीमी लेयर वाला आ जाए, तो जो वहाँ पे आईएएस पीसीएस जो अमीर लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं एससी एसटी में भी या ओबीसी में, जैसे ओबीसी में तो क्रीमी लेयर आ चुका है, तो कम से कम वो लोग तो ना करें। जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा भी होगा कि एक आईएएस और आईईएस की ही हैं, और वो उनको भी रिजर्वेशन, मतलब जो लोग आईएएस पीसीएस और अमीर हैं उन लोगों को ऐसे रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाली बात है। इस पे कोई भद्दे कमेंट अगर करेगा तो प्लीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा तुरंत। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।